25 साल पढ़ाई करने के बाद आज 99% युवाओं का सपना होता है कि कोई 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, अच्छी सी MNC में शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए और किसी अच्छे से महानगर में वो अपना एक फ्लैट ले लें और एक आराम की जिंदगी बिताए। 35 साल का युवा है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, MBA, LLB, MCOM, PGDT कर चुका है, MNC में लगभग 2 लाख रुपए सैलरी लेता है। किसी तरीके की कोई भी कमी ईश्वर की कृपा से नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुका है, MD यूनिवर्सिटी के 105 कॉलेजों में से 60 कॉलेजों में टॉप कर चुका है और न जाने कितनी सफलताएं हैं। लेकिन हमेशा इस युवक को कभी भी आप देखेंगे तो ये बात करेगा गाय की, बात करेगा गांव की, बात करेगा गोमूत्र की, गोबर की, खेती की, चिकित्सा की, किसान की, ये सब बातें ये करता है। आखिर क्यों करता है ये सारी बातें जो आज का युवा, आज हमारे भारत देश का युवा कभी भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। बात करेंगे कमल जी से, जो अखंड भारत स्वाभिमान के संस्थापक हैं, पाली गुरुकुल के संस्थापक हैं। कमल जी, ये सब विषयों पर जो आज बात करते हैं आप, जो आज देश का कोई भी युवा बात नहीं करना चाहता, वो क्यों बात करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? वंदे मातरम, जय भारत। मोहित जी, मेरे जीवन में जो परिवर्तन 27 सितंबर 2010 को एक आधे घंटे का सीरियल हमने भगत सिंह जी के जीवन पे देखा और वो सीरियल देखने के बाद लगा जीवन में कुछ करना चाहिए। उसके बाद जब हम अपने गांव में आए तो हमारे मित्र विनोद कुमार जी, जिन्हें लीला भाई भी बोलते हैं, उनके साथ मिलके हमने बाबा जयराम दास की पावन भूमि पे 5 बरगद के पेड़ लगाए। पेड़ों की सेवा करते करते लगभग 2 वर्ष हो गए, 100 के करीब हमने बरगद के पेड़ लगाए। लेकिन जो हमारा अभियान था, जो हमारी सोच थी हमारे मित्र के साथ, वो ये थी कि बाबा जयराम दास जी के नाम से हम हर गांव में एक बरगद का पेड़ लगाएं। यहाँ तक हम सीमित थे। 26 दिसंबर 2013 को हमारे जीवन में बहुत बड़ा घटना घटी, बहुत बड़ा दुख हुआ। ये लगो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख वो है, उस दिन हमारे जो मित्र थे विनोद कुमार, लीला भाई, उनका स्वर्गवास हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। उनके जाने के बाद जीवन में बहुत हताशा आई कि लगा कि शायद जीवन में अब कुछ है नहीं। लेकिन हम उनके द्वारा और हम सबके द्वारा मिलके जो लगाए हुए थे पेड़ थे जो बाबा के मंदिर में, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे। और एक दिन 4 अगस्त 2014 को किसी साथी ने एक वीडियो हमारे पास भेजी, भाई राजीव दीक्षित जी की। वो वीडियो सुनने के बाद हमारी रुचि बढ़ी कि ये व्यक्ति कौन है, और लगभग 3 महीने तक उनकी वीडियो को हम सुनते गए और अपने जीवन में उतारते गए। 3 माह तक हमारा संवाद समाज से बिल्कुल कट गया। और राजीव भाई के जो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पे जो वीडियो उपलब्ध हैं, लगभग प्रत्येक वीडियो हमने सुना। सुनने के बाद मन में एक जिज्ञासा हुई कि हमें इनसे मिलना है कैसे भी। हमें जब पता चला कि उनकी तो वो इस संसार में है नहीं, उनकी रहस्य में मृत्यु हो गई है, तो हमें बहुत दुख हुआ। और हम उनके माता पिता से मिलने के लिए वर्धा गए, वर्धा से हम हरिद्वार गए, हरिद्वार से हम अहमदाबाद गुरुकुल गए। तमाम ऐसे स्थानों पे हम गए जहाँ से हमें कुछ प्रेरणा के रूप में मिला और आगे कार्य करने की योजना मिली। लेकिन हमारी आत्म तृप्ति, जिस तृप्ति के लिए हम घूम रहे थे, वो नहीं हुई थी। तो मेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया था, तो उसकी शिक्षा भी हम किसी मकोले के स्कूल में नहीं करना चाहते थे। तो पहले प्रयास किया कि किसी गुरुकुल में उसको भेजें बच्चे को। लेकिन गुरुकुलों में जाने के बाद जो विचार, जो विजन भाई राजीव दीक्षित जी का था, जो हमारे मन में जो पीड़ा थी, वो पीड़ा का हल हमें नहीं मिल रहा था। इसलिए हमने गुरुकुल की स्थापना की 2 वर्ष पहले, शरद पूर्णिमा को गुरुकुल की स्थापना करके हमने पहला बच्चा अपना डाला गुरुकुल के अंदर। और धीरे धीरे अब 2 वर्षों में हमारा गुरुकुल स्वावलंबी हुआ। और गुरुकुल के माध्यम से जो अनुभव हमें हुआ कि इस गुरुकुलीय परंपरा भारतीय संस्कृति और अमर बलिदानियों के सौपन्नों के भारत में ही भारत की जनता की और प्रकृति की और पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमने ये अखंड भारत स्वाभिमान की स्थापना की। चलिए देखिए, पाली गांव में जो महेंद्रगढ़ के पास है, वहाँ पर गुरुकुल है। 2 वर्ष इस गुरुकुल को हो गए हैं और भारत का एकमात्र स्वावलंबी गुरुकुल है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या, वो कहते हैं ना व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या? मोहित भाई,
गुरुकुल पाली में कार्य करते करते आज जो भारत की स्थिति है, क्योंकि राजीव भाई को हम सुन रहे हैं लगातार 2 वर्षों से, और आज हम स्वयं से भी अध्ययन कर पा रहे हैं, आज जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। आर्थिक रूप से भारत का प्रत्येक एक नया बच्चा जन्म लेता है वो लगभग 30,000 रुपए के कर्जे के साथ जन्म ले रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें, भारत की आज जनसंख्या 1,38,33,00,000 के लगभग आज 2 अक्टूबर को है। उसमें से 90% लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य की स्थिति से अगर हम देखें तो 30% लगभग 33 करोड़ लोगों को स्किन एलर्जी है, लगभग 8 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं, और 7 से 8 करोड़ लोग शुगर की श्रेणी में कभी भी आ सकते हैं, प्री डायबिटीज। भारत में हर माह लगभग 50,000 दमा अस्थमा की वजह से लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। लगभग 3 करोड़ लोग कैंसर से ग्रस्त हैं। हर एक दिन 1300 लोग कैंसर से जान गंवा रहे हैं। और सामाजिक रूप से देखें हम तो समाज में आज 20 लाख से ज़्यादा बच्चे रोड के ऊपर भीख मांग रहे घूम रहे हैं। समाज के जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर देखें तो 90% परिवारों में प्रेम नहीं है। विदेशी संस्कृति के चलते हुए बिखराव है, जाति पाति पाखंड, इन सब चीज़ों ने समाज को बुरी तरीके से घेर लिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं एक ही चीज़ को, क्योंकि हम चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, आज भारत में 1300 लोग प्रतिदिन कैंसर से खत्म हो रहे हैं। आज 3 करोड़ रोगी हैं कैंसर के। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि अगले 15 से 20 वर्षों में अगर ये भारत नहीं जागा, ये अगर भारत नहीं आगे बढ़ा, ये पुनः भारतीयता के आधार पर भारत नहीं खड़ा हुआ, अगले 15 से 20 वर्ष में भारत के प्रत्येक घर में 1 से 2 कैंसर रोगी होने हैं। और जहाँ तक कैंसर का विषय है, पूरा भारत जानता है, पूरा दुनिया जानती है, कैंसर होने के बाद इसे ठीक करना लगभग असंभव है। तो ऐसी स्थिति जब भारत की होगी, आज से 15 से 20 वर्ष के बाद भारत का प्रत्येक घर में अगर 2 कैंसर के रोगी होंगे तो उस घर का कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहने वाला है। जिसके घर में अगर 1 कैंसर रोगी है, उस चीज़ की पीड़ा से मैं गुजरा हूँ, अगर 1 कैंसर रोगी है तो वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आज जो भारत की वर्तमान सरकारें हैं, भूतकाल की सरकारें हैं, जनता है, संस्थाएं हैं, समाज है, जो जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जल जमीन वायु, इन तीनों के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो इस पीड़ा को समझते हुए अखंड भारत स्वाभिमान की स्थापना की गई है कि आने वाले भारत को सुरक्षित किया जाए, आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए, इस समाज को बचाया जाए, इस प्रकृति को बचाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जिंदा रह सके। इसलिए अखंड भारत स्वाभिमान की स्थापना की गई है। अखंड भारत स्वाभिमान का जो प्रथम लक्ष्य है, भारत के 740 जिले जो हैं, प्रत्येक जिले पे गुरुकुल खोलना। उस गुरुकुल की स्थापना, जैसे आज पाली गुरुकुल स्वावलंबी हुआ है, वो गुरुकुल स्वावलंबी होगा, और उस गुरुकुल का मुख्य कार्य होगा उस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, और उन समस्याओं का समाधान समाज को उपलब्ध करवाना। कृषि के क्षेत्र की समस्याएं हैं, तमाम किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रेरित करना, उनको अच्छा बीज उपलब्ध करवाना, स्वदेशी बीज बैंक का निर्माण करवाना, वहाँ पे खाद उपलब्ध करवाना, उनको प्रशिक्षण देना बिल्कुल निःशुल्क। जहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, वहाँ उस क्षेत्र के जितने भी रोगी हैं, उन रोगियों को अच्छी प्राकृतिक पंचगव्य आधारित, आयुर्वेद आधारित चिकित्सा उपलब्ध करवाना, और जो बाकी लोग हैं जो रोगी नहीं हैं, उन लोगों को एक अच्छी जीवन शैली के लिए प्रेरित करना, प्रकृति की तरफ उनको जोड़ना, ताकि वो दोबारा से रोगी ना बने। जहाँ बेरोजगार की स्थिति है, आज समाज पूरी तरीके से बेरोजगार है, तो एक ऐसी स्वदेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, उस गुरुकुल के माध्यम से उस क्षेत्र की तमाम जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं वो दूर हो। उस गुरुकुल के माध्यम से उस क्षेत्र में जितने भी बच्चे रोड पे आज भीख मांग रहे हैं, वो तमाम बच्चे उस गुरुकुल में लाए जाएं, उनके अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाएं, जिससे इस राष्ट्र का कल्याण हो। ये इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम जो कार्य किया जाएगा, हर जिले पे गुरुकुलों को स्थापना करने के बाद, जैसे आज महेंद्रगढ़ जिले में एक गुरुकुल स्थापित हो गया है, तो अगला लक्ष्य गुरुकुल का होगा, जैसे गुरुकुल स्थापित स्वावलंबन, उसी जिले का जो अगला कार्य होगा, उस जिले के प्रत्येक गांव पे एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना। प्रत्येक गांव में ऑक्सीजन बैंक लगेगा। 5 एकड़ 10 एकड़ जितनी भूमि उपलब्ध होगी, उस भूमि के अंदर बड़ पीपल लगाए जाएंगे और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, ताकि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो, क्योंकि हर एक बीमारी के मूल में ऑक्सीजन का अभाव है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन बैंक लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन बैंक लगाने के बाद यहाँ से गुरुकुल पे एक प्रचारक होगा, जो प्रत्येक गांव में जाएगा,
वहाँ पे प्रत्येक घर घर में जाएगा, उनको भारत के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, स्वास्थ्य के षड्यंत्र हो, खेती के षड्यंत्र हो, अर्थव्यवस्था के षड्यंत्र हो, पारिवारिक रिश्तों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो, सभ्यता के खिलाफ जो षड्यंत्र हो, तमाम षड्यंत्रों की जानकारी वो प्रचारक पूरे जिले में उपलब्ध कराएगा। हर गांव में स्वास्थ्य के कैंप लगेंगे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, बेरोजगारों की टीम बना के उनको रोजगार दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरे भारत में लेके जानी है। इस व्यवस्था के लिए प्रकृति, राष्ट्र और समाज की तमाम समस्याओं पर अखंड भारत स्वाभिमान निरंतर कार्य कर रहा है। ये सब ठीक है कमल भाई, बहुत अच्छे से आपने विजन, अपना मिशन बताया है। लेकिन ये बताइए, ये सब समस्याएं हैं, चल रही हैं, हम भी आपके साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इन सब समस्याओं का जो हम हल निकाल रहे हैं वो हम पूरा कैसे करेंगे, किस तरीके से पूरा होगा वो बता दीजिए। मोहित भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अखंड भारत स्वाभिमान का जो ये लक्ष्य है, जब हम भी इसकी कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसको पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अखंड भारत स्वाभिमान ने 3 प्रकार के कार्यकर्ता संगठन से जोड़े हैं। एक जीवनदानी कार्यकर्ता, समयदानी कार्यकर्ता और वेतन आधारित कार्यकर्ता। जहां हम बात करते हैं इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले हम जीवनदानी कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। जीवनदानी कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो अपना तमाम जीवन, जब तक उनकी सांसें चलेगी, इन 3 लक्ष्यों को, प्रकृति, राष्ट्र और समाज की रक्षा के लक्ष्य को लेते हुए अखंड भारत स्वाभिमान के लिए पूरे जीवन कार्य करेगा। उस जीवनदानी कार्यकर्ता के बच्चों की जिम्मेवारी, उसकी पत्नी की जिम्मेवारी, उनके माता पिता की जिम्मेवारी, संपूर्ण जिम्मेवारी, जो सामान्य भोजन, वस्त्र, जीवन जीने के लिए शिक्षा, ये संपूर्ण जिम्मेवारी अखंड भारत स्वाभिमान उठाएगा। उसका पूरा परिवार राष्ट्र, प्रकृति और समाज के लिए कार्य करेगा। और दूसरा जो कार्यकर्ता है, समयदानी कार्यकर्ता। आज संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना पूरा जीवन परिवार, राष्ट्र के लिए लगा दे। समयदानी कार्यकर्ता कहीं भी भारत में है, वो जुड़ सकता है। वो आधा घंटा, 1 घंटा, सप्ताह में 1 दिन वो समयदान राष्ट्र के लिए करेगा। और अपने क्षेत्र में रह के, सर्वप्रथम उसे गुरुकुल में प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर वो अपने क्षेत्र में रह के जागरूकता के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से समाज को जागरूक करेगा। तीसरा जो कार्यकर्ता, वेतन आधारित कार्यकर्ता। उस कार्यकर्ता को निश्चित वेतन दिया जाएगा, लेकिन जिम्मेवारी, क्योंकि ये कार्य किसी व्यापार का नहीं है, ये कार्य किसी कंपनी का नहीं है, ये कार्य राष्ट्र का है, इसलिए उसे निश्चित वेतन तो दिया जाएगा। वेतन तो उसका निश्चित होगा, लेकिन जिम्मेवारियां उसकी अनिश्चित होंगी। उसे 15 घंटे भी कार्य करना पड़ेगा, किसी दिन 24 घंटे भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र इस समय संकट है। तो पहले प्रकार के कार्यकर्ता की हम बात करते हैं, जीवनदानी कार्यकर्ता की। तो आज एक कहावत है मोहित जी, आपने सुना होगा, मैंने भी बचपन से सुनी है, कि आज लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। लेकिन मैंने जो अनुभव किया कि मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करूंगा, तो मैंने जो पहला जीवनदानी कार्यकर्ता संगठन में जोड़ा, वो मैंने अपनी धर्मपत्नी के रूप में जोड़ा। उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को मैंने जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा। अगर संगठन को आवश्यकता है कि उनको शिक्षा ना देके प्रचारक के रूप में आज से ही खड़ा किया जाए, तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार हूँ। उसके बाद जो मेरे करीबी और जो विश्वसनीय लोग हैं, जिनकी भावनाएं राष्ट्र, प्रकृति और समाज के लिए है, संजय भाई को मैंने जोड़ा। उसके बाद मेरे पास गुरुदर्शन जी हैं, उड़ीसा, बिहार से हैं, गुरुदर्शन हैं। उसके बाद अपने मांगे लाल जी हैं, रतन लाल जी हैं। ये तमाम कार्यकर्ताओं को जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में जोड़ चुके हैं। अखंड भारत स्वाभिमान के इस समय 4397 कार्यकर्ता पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। और जहां तक इस लक्ष्य को हासिल करने की बात है, जीवनदानी कार्यकर्ता, समयदानी कार्यकर्ता और वेतन आधारित कार्यकर्ता मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। अब सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि इस लक्ष्य को इतने बड़े को हासिल कैसे करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं और तमाम उन भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ताओं और तमाम उन राष्ट्र भक्तों को, जिनकी चेतना शक्ति इतनी है कि वो राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, प्रकृति के लिए कार्य करना चाहते हैं, समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं। संकट हमारे सामने है, अब हम कितना इंतजार करेंगे। उन तमाम कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। उन कार्यकर्ताओं को, जो भी कार्यकर्ता हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उनकी जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षा की, शरीर की और मानसिक स्थिति, तीनों को आकलन करते हैं। हम उनको सेग्रीगेशन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? मान लो हमारे पास एक बीएड, जेबीटी, एमए, एमकॉम, एमएससी एक विद्यार्थी आ जाता है, जिसकी प्रेरणा है, पीड़ा है राष्ट्र के लिए, तो हम उनको शिक्षा में लेके जाएंगे। अगर उनकी रुचि है शिक्षा में कार्य करने, तो जो ये 740 गुरुकुल खुलने हैं, उन बच्चों को सबसे पहले हमारे पास बहुत ही योग्य, अनुभवी
आचार्य हैं उनके सानिध्य में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण होगा। तमाम ऐसे लोगों का निमंत्रण है, आमंत्रण है कि आइए इस मुहिम में जुड़िए, और वो चाहे तो वेतन आधार पर कार्य करें, चाहे तो समयदानी के रूप में करे, चाहे जीवनदानी के रूप में करे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ गुरुकुल खुलेगा, मोहित जी आज हमारे पास देश में लगभग 8 जगहों से जमीन दान पे देने के लिए लोग तैयार हैं। एक गुरुकुल पाली में खुल चुका है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंदर 20 एकड़ जमीन हमें दान में मिल चुकी है। सोनीपत में हमारे पास 11 एकड़ जमीन है गुरुकुल की स्थापना के लिए। भिवानी के अंदर हमारे पास जमीन के अवसर हैं। राजस्थान के बाड़मेर में हमारे पास अवसर है। बीकानेर में हमारे पास अवसर है। भारत के तमाम जगहों से जमीन दानी लोग, जैसे जिस भूमि पे आप बैठे हैं, ये तपोभूमि आदरणीय श्री बृजपाल तंवर जी और उनके भाई विक्रम जी, उन्होंने ये जमीन गुरुकुल को दान दी है। तो ऐसे दान दाता आज राष्ट्र में मौजूद हैं। तो उनसे उनके हमने जमीन ली, वहाँ पे गुरुकुल खड़ा किया, और जो योग्य, जो पहले से पढ़े लिखे युवक हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण दिला के उन्हें उन गुरुकुलों में शिफ्ट कर दिया। वो वहाँ शिक्षा के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करेंगे जो राष्ट्र की सोच रखते हैं, जो प्रकृति की सोच रखते हैं, जो समाज की सोच रखते हैं। उसके बाद कुछ कार्यकर्ता ऐसे आएंगे जिनकी कृषि कार्य में रुचि है, जिनकी प्रकृति में रुचि है, जो श्रमदानी भी हो सकते हैं, जो शरीर से भी ताकतवर होते हैं। उन कार्यकर्ताओं को खेती का प्रशिक्षण देके और उनको अलग अलग मॉडल, जैसे आज एक मॉडल गुरुकुल के अंदर खेती का खड़ा किया गया है, ऐसे हर एक गुरुकुल में मॉडल खड़ा करके आसपास के इलाके के जो भी किसान हैं, उन किसानों को आमंत्रित करके आइए, आप बिना केमिकल का इतना उत्पादन ले सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है, आप भी अनुभव लीजिए। वो खेती का कार्य करेंगे। जिन कार्यकर्ताओं की रुचि स्वास्थ्य पे है, आज भारत पूरा का पूरा बीमारियों से जूझ रहा है, तो जिन कार्यकर्ताओं की रुचि स्वास्थ्य पे कार्य करने की है, उनको जो वैद्य हमारे पास उपलब्ध है, जो चिकित्सा क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं, उनसे प्रशिक्षण दिला के उनको अलग अलग गुरुकुलों में भेजा जाएगा, ताकि वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार कर सकें। जिन कार्यकर्ताओं की रुचि व्यापार में है, उनको भारतीय परंपरा के अनुसार व्यापार की ट्रेनिंग देके और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। जिन कार्यकर्ताओं की रुचि प्रचार में है, उनको प्रचारक के रूप में तैयार करके और उन्हें गांव-गांव स्कूलों में भेजा जाएगा, ताकि हर घर तक ये बात पहुंचे। तो 2 प्रकार के गुरुकुल हम खोलेंगे, जीरो टेक्नोलॉजी, एक हाई टेक्नोलॉजी। जीरो टेक्नोलॉजी गुरुकुल के अंदर तमाम जीरो टेक्नोलॉजी के उत्पाद बनाए जाएंगे, दंतमंजन है, साबुन है, जो तमाम घर की ज़रूरतों की वस्तुएं बनाई जाएंगी। स्वास्थ्य की स्थिति, खेती, ये तमाम कार्य जीरो टेक्नोलॉजी में किए जाएंगे। तो जो रीजनल समस्याएं जितनी भी है, वो गुरुकुल के माध्यम से हल हो जाएंगी। और दूसरे प्रकार का जो गुरुकुल है, हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी गुरुकुल कम से कम 100 एकड़ में बनेगा। पहला गुरुकुल की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। उसके अंदर तमाम हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी। जैसे आज हमारे पास पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ी चैलेंज है, तो उसके लिए विकल्प के रूप में अगर बाइक, गाड़ी सौर ऊर्जा से चले, पवन ऊर्जा से चले, या कोई भी प्राकृतिक ऊर्जा से चले, जिससे हमें विदेशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट ना करना पड़े। तो जो बच्चे अखंड भारत स्वाभिमान में बीटेक एमटेक करके आ रहे हैं, उनको वैदिक तरीके से प्रशिक्षण, वेदों का अध्ययन करवा के उनको शोध कार्य पे लगाया जाएगा। आज जो पूरा विश्व परमाणु ऊर्जा के माध्यम से पूरे विश्व को नष्ट करने पे तुला हुआ है, हमारी परंपराओं में अगर देखेंगे तो शोषणविहीन परंपराएं, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो सब का ध्यान रखते हुए शिक्षा व्यवस्था। तो हम हाई टेक्नोलॉजी गुरुकुलों में जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको एक ऐसी हथियारों की, एक ऐसी परंपराएं हम खड़ी करेंगे, इस प्रकार के हथियार हम डेवलप करेंगे कि विदेशी ताकतें अगर परमाणु बम छोड़े तो उसका असर ही ना हो। उसके मुकाबले में एक ऐसा हथियार डेवलप किया जाए जो परमाणु बम को वहीं खत्म कर दे, जिससे प्रकृति और समाज पे दुष्प्रभाव ना हो। तो ऐसी सोच के हाई टेक्नोलॉजी के, भले ही वो हवाई जहाज हो, कार हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वो तमाम चीजें उस हाई टेक्नोलॉजी गुरुकुल में शोध के रूप में पहले स्थापित की जाएगी, सफलता के रूप में बाद में आएगी। उसके बाद उस हाई टेक्नोलॉजी के अंदर जो जीवनदानी कार्य करता है, उनके पति, उनकी पत्नी, पति, उनके बच्चे, माता पिता, उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी, उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था वहीं पे होगी हाई टेक्नोलॉजी के अंदर। जो गरीब अनाथ बच्चे हैं, उनकी पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था वहीं पे होगी। जो चिकित्सा, हाई टेक्नोलॉजी की चिकित्सा, जो चिकित्सा एलोपैथी जगत आप कर रहा है, वो सब आयुर्वेद से कॉपी किया गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी में पुनः दोबारा से आयुर्वेद चिकित्सा पे शोध करते हुए तमाम प्रकार के ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी आयुर्वेद के से विधि से की जाएंगी। उसके माध्यम से जो विदेशी लोग हैं, जिन्होंने भारत को लूटा है, और जो भारत कभी 1/3, तीसरा हिस्सा फाइनेंशियली रहता था, अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में तीसरा हिस्सा भारत के पास था,
हम उन लोगों की सेवा करते हुए, विदेशी लोगों की चिकित्सा करते हुए, विदेशी लोगों को टेक्नोलॉजी प्रदान करते हुए पुनः भारत को सोने का शेर बनाएंगे, चिड़िया नहीं शेर बनाएंगे, ताकि भारत को लूटने की कोई कल्पना ना कर सके। मुझे लगता है ये वीडियो आपको कम से कम 2 बार देखनी चाहिए, क्योंकि फुल प्रूफ प्लानिंग है कि देश किस तरीके से समस्याओं से बाहर आएगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा और दोबारा से सोने की चिड़िया नहीं शेर बनेगा। हर चीज पर काम होगा, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य पर, टेक्नोलॉजी से लेकर विज्ञान आधारित हर चीज पर। तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार तो देख लें और समझें। आज सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के पास, देश के पास है स्वास्थ्य और रोजगार। उन दोनों चीजों पर यहाँ पर बात हो रही है फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। आप इस पर बात कर सकते हैं इनसे, मैं इनकी संस्था के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं आपकी क्या योग्यता हो और योग्यता अनुसार आपको इसमें से क्या मिलेगा, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं कमल जी से, और इनकी टीम के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।